शांति। भाई और बहनों, एक हाथ से स्वागत करो। हमारे हेमलता दीदी जी सभा में पधार चुके हैं। सोचो, 14,000 किलोमीटर, करीब करीब 14,000 किलोमीटर दूर से कैरेबियन कंट्री जिसको कहेंगे ट्रिनिडेड, ठीक है। तो वहां से हमारे हेमलता दीदी जी साइंस के विमान के द्वारा हमारे साथ आज बड़ौदा की बगिया में उपस्थित है। तो आज हेमलता दीदी, कैसे आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आए और कैसे विघ्नों को पार किया, कैसे इतने दूर देश ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में चले गए आप सेवाओं के लिए, और कैसे वहाँ की फुलवाड़ी आपने कितनी ही मेहनत से, क्योंकि कल्चर अलग, भाषा अलग, सोच विचार अलग, और इतनी भिन्नता को, विविधता को एकता में समाना, ये बहुत ही बड़ी चैलेंज का काम होता है। और वो आपने करके दिखाया है। बाबा के, बाप दादा के दिल धकत पर है आप। तो आज आप अनुभव सुनाएंगे और मैं डॉक्टर जयंत भाई जी से भी आपको मिलाना चाहूंगा। दीदी जी, डॉक्टर साहब, वेलकम वेलकम हेमलता बेन, वेलकम टू इंडिया। हमारे डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन मुख्य रूप से निमित्त है कारेली बाग सेवा केंद्र के। बहुत पुराने, आप तो जानते ही होंगे दीदी, मैंने आपको बायोपिक भी भेजा था। तो आपके ही दिशा सूचन के अनुसार ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ ये कार्यक्रम चलता है। डॉक्टर साहब मिल रहे हैं आपको। ओम शांति, वेलकम। साथ में हमारी बच्ची है पोलोमी बेन, डॉक्टर पोलोमी बेन है। हाँ जी, भी यहाँ अर्पित है, कुमारी है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो कुमारियों के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं सोचते, एक ही है, ब्रह्म कुमारी बनो। हाँ, ये पूरा PhD किया हुआ है और ओके, बहुत अच्छा, अभी अर्पित है। बहुत अच्छा। में उन्होंने रेजिग्नेशन देके हमारे साथ बहन है। पोलोमी बहन, हाथ खड़ा करके वेलकम करो। हाँ, तो आज हमें बहुत खुशी है जो ट्रिनिडाड से दूर दूर से आप, देखो ये अभिनंदन तो कोरोना को देना पड़ता है, क्योंकि कोरोना है तो ये पॉसिबल हो गया है, नहीं तो आप लोग भी बहुत बिजी होते हैं तो मिलना अभी मुश्किल। जो बाबा हमें कह रहे हैं कि अव्यक्त बनो, अंतक वाहक के द्वारा सर्विस करो, ये इसके हम नजदीक पहुंच रहे हैं साइंस की एड से। हाँ, साइंस ने भी हेल्प की है, लेकिन अभी तो साइंस से भी पार साइलेंस की शक्ति भी डेवलप करनी ही होगी हमको, क्योंकि लास्ट में साइंस भी लगभग होगा। अभी भी देखो, ये साइंस के ऊपर लोग बाहर वाले हमला कर रहे हैं, हमारे इंटरनेट पर भी हमले हो रहे हैं आजकल। बहुत ऐसे वायरस शुरू किए हैं लोगों ने, और हैकिंग भी करते हैं, लेकिन इसीलिए पासवर्ड बदलना पड़ता है घड़ी घड़ी। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ ये अपने हिमानी बेन और मिनेश भाई बहुत अच्छी सेवा करके, हर बात का ध्यान रख के सारी बातें रेगुलरली पासवर्ड भी चेंज करते हैं और हम सबको मिलाते हैं। अच्छा, ज्यादा टाइम न लेके आपको अभी 9 बजे के करीब हो गया, तो 9:40। भाई और बहनों, आज मुझे ये खुशी हो रही है कि आज मैं इंडिया के लोगों से बात कर रही हूँ। खास करके मैं इंडियन लोग जब बात करते हैं मेरे को खुशी होती है कि भाई हेडक्वार्टर की तरफ से कोई फोन किया है। लेकिन आज मैं अनुभव सुनाऊंगी। तो मेरे को ज्ञान में आकर के 51 ईयर हो गया है। मैं 69 में ज्ञान में आई थी, 68 में ज्ञान में आई थी। बाबा के जाने के पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश से निकली हूँ, जहाँ से कुलदीप बहन भी निकली है। कुलदीप बहन के फादर और कुलदीप बहन की मदर ने ही मुझे ज्ञान सुनाया था। लेकिन उस समय मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, बहुत बिजी थी। कई बार वो मुझे बुलाते थे, मेरी बहन जाती थी तो मुझे भी बुलाते थे, लेकिन मैंने उसका साहस नहीं किया जाने का, क्योंकि मैंने कहा मैं तो बहुत बिजी हूँ, हमारी स्टडी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि बहन जी आप 23 आवर्स जो है
वो आप अपने इस जिंदगी के लिए दो, लेकिन 1 घंटा सिर्फ है वो आप जो है आगे की जिंदगी के लिए दो। तो वो बात जो मुझे जो है एकदम, पहले तो बोला नहीं नहीं ये भी नहीं हो सकता है। फिर जब मैं रास्ते में चल के वापस आ रही थी तो मुझे यही बात जैसे कानों में गूंजने लगी। सारी रात में सोई तो भी कानों में गूंजने लगी। फिर दूसरे दिन कॉलेज में गई तो भी कानों में गूंजने लगी कि 23 आवर्स जो है वो इस जन्म के लिए दो और 1 घंटा जो है वो आगे की जिंदगी के लिए देना है। तो मैंने, हालांकि मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था और मैंने तो इतना ब्लंट आंसर किया था कि मैं तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन दूसरे दिन शाम में मैं जाने की ठान लिया कि मैं जाऊंगी अभी। तो जब हम जाने लगे तो बरसात भी बहुत आ गई। अभी कैसे जाएं? लेकिन बरसात हो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन करके हम वहां पहुंच गए। भीग गए थे फिर भी पहुंच गए, क्योंकि देखो जब अंदर में जो बात आती है ना, अंदर से जो भी बात आती है तो बहुत ही विचित्र होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हम वहां पर जाकर के बैठ गए, गीले कपड़ों में ही बैठ गए। वहां पे कारपेट तो नहीं होती थी, वो लिनोनियम जैसा होता था। तो वहां पर बैठ गए और दरवाजा भी जब खोला तो उनको भी बहुत आश्चर्य होने लगा, महेंद्र भाई जी को, जो कुलदीप बहन के पिताजी है, कि ये कैसे आई, कल तो नहीं आने वाली थी, आज तो बरसात के अंदर भी आ गई है। तो उनको भी कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि ये तो बाबा ने ही इनको भेजा है, ये तो खुद नहीं आए हैं, बाबा ने भेजा है। तो उस समय फिर उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट के बगैर कुछ नहीं, इतना प्यार से मुझे अंदर बुलाया और मुझे कोर्स देना शुरू कर दिया और मैं कोर्स लेने लगी। जब कोर्स लेने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो सब बातें मैं जानती हूँ। ऐसा लगा कि जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर कोई रिकॉर्डिंग हो जाती है और उसके बाद वो उसको रिवर्स करके सुनते हैं, तो ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि ये तो सब मेरे अंदर है ही है। लेकिन ये रिवर्स होकर के ये सब सुना रहे हैं तो कंफर्म कर रहे हैं कि आप जो मेरे मन के अंदर है। क्योंकि मैं ज्ञान में आने के पहले भी मेरी ये इच्छा थी कि मैं कोई विचित्र काम करूं। मैंने मेडिकल की स्टडी भी इसीलिए की क्योंकि मैंने सोचा कि मेडिकल स्टडी से जो है मैं शायद समाज की बहुत अच्छा सेवा कर सकूंगी। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में भी एंटर हुए तो ये महसूस हुआ कि सब बीमारियों में की दवा जो है वो मेडिसिन नहीं है। ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ऐसी बीमारी है जिसका आप टेस्ट करने के बाद भी कोई उसमें रिजल्ट नहीं निकलता है। ब्रेन के भी टेस्ट किया, हार्ट का भी टेस्ट किया, लंग्स का भी टेस्ट किया, लेकिन उससे कुछ उसका रिजल्ट नहीं आया बीमारी का। तो ऐसा महसूस हुआ कि इससे भी ज्यादा बीमारी का कारण इससे भी ज्यादा है। तो फिर उसके बाद मैंने समझा कि ये सोच, ये मन, ये बीमारी का कारण है। जितना जितना आप मन में क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, उसके बाद तो उसकी खोज के अंदर मैं कई जगह पे जाती थी कि भाई कैसे इस बीमारियों का जो है सोल्यूशन मिले। तो उस प्रकार से मैं जाती थी और मेरा ये विचार था कि मैं कुछ बनूं, इस रिलीजियस तरीके से कुछ बनूं। और जब हम वहाँ कॉलेज में जाते थे तो रास्ते के अंदर बस में जाते थे या रिक्शा में जाते थे तो कई हमारे को नन्स दिखाई देते थे। वो नन्स जो है वो क्रिश्चियन स्कूल में काम करते थे। तो वो क्रिश्चियन स्कूल में काम करने वाली नर्सों को देख देख करके मुझे लगा कि हिंदू रिलीजन में बहनों को क्यों नहीं सन्यासी बनाते हैं। क्रिश्चियन वाले तो सन्यासी बना देते हैं, नन्स को सरेंडर कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो वो सोच सोच के मेरे को दुख होता था कि भाई ऐसा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जब कि हम लोग भी जो है वो सन्यासी बन सकते हैं। तो फिर ऐसी खोज में हम एक गुरु के पास गए। तो गुरु ने से कहा कि हमको ये पवित्र जीवन रहना है और सन्यासी जीवन धारण करना है। तो बोला कि पवित्र रहना है तो आपको सफेद सफेद ही चीजें खानी पड़ेगी, कोई दूसरी कलरफुल चीज नहीं खा सकेंगे। आपको दही खाना पड़ेगा, आपको मिल्क पीना पड़ेगा और जो भी सफेद चीज है वो ही आप खा सकते हैं, तो आप पवित्र बनेंगे। लेकिन फिर से भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम क्या कहें,
ब्रह्मा कुमारी किसी घर के अंदर एक छोटा सा कमरा लेकर के वहां पर शुरू किया था। तो वो वहां पर हम बारदाने पे बैठते थे और ज्ञान सुनते थे। एक दो पिक्चर थे उनके पास, वो उसमें समझाते थे। इतना मजा आता था कि वो पट पे बैठना भी इतना सुंदर लगता था कि हम क्या बताएं। तो ऐसा ज्ञान सुनने लगे और ऐसा लगा कि जो चाबी हम ज्ञान में आने के पहले हमारी चाबी जो थी ना, मन बुद्धि की चाबी, वो उल्टी घूम रही थी और इसीलिए बुद्धि का ताला नहीं खुल रहा था। लेकिन जब ज्ञान में आने के बाद ऐसा लगा कि चाबी को हम पलट दिए हैं, इस सभी राइट साइड से हम उसको घुमा रहे हैं। तो धीरे धीरे हर रोज कुछ न कुछ बुद्धि जैसे कपाट खुलते जा रहे थे, अनुभव होता जा रहा था, आत्मा का भी अनुभव होता जा रहा था, आत्मा में शांति का भी अनुभव होता जा रहा था। लेकिन अभी करे तो क्या करे, एक तो क्या है, डिपेंडेंट है आप अपने पेरेंट्स के। हालांकि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी ये मेडिकल बनने के लिए, मेडिकल स्टडी करने के लिए, फिर भी तो पेरेंट्स के पास रहना पड़ता है। तो हमारी माता जी को थोड़ा चटका लगा। मैंने कहा माता जी को पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम यंग है, कभी शाम में देरी से आते हैं या सुबह में जल्दी जाना पड़ता है, तो इनको पकड़ो। तो वो माता जी को भी हम साथ में लेके गए, एक भाई को भी लेके गए। भाई को तो तीर नहीं लगा, लेकिन माता जी को थोड़ा तीर लगा। पूरा समझ में नहीं आता था, तो भी बाबा बाबा बहुत करती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी तो भी बोलती थी मैं गॉडी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। हमको सोल कॉन्शियस का नॉलेज देते हैं, तो सब अंग्रेजी वर्ड्स जो है वो बोलती रहती थी और जाती रहती थी। हमारे जो भाई लोग थे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, उसके ऊपर हंसते थे कि अभी हम लोग तो यूनिवर्सिटी खत्म की, आप ही अभी यूनिवर्सिटी में, आप अनपढ़ होते हुए भी यूनिवर्सिटी में जा रही है। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि साथ में जाना, साथ में आना, एक यंग गर्ल को अकेले नहीं भेजते थे घर से। तो बहुत बाबा ने बहुत बहुत शुक्रिया मैं करती हूँ कि वो मेरा साथ दिया, खाना बनाने में भी साथ दिया, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं होता तो उसी के हाथ का हम खाते थे, भाभीयों के हाथ का तो नहीं खाते थे। तो इस प्रकार से हमको बहुत फायदा हुआ। फिर हम ज्ञान के अंदर आने के बाद क्या किया हमने कि सब किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। तो 1-2 महीने के अंदर सब बाबा की जो भी किताबें अवेलेबल थी वो हमने पढ़ी और हमको बहुत अच्छा लगा। 7 दिन के अंदर हमको ये निश्चय हो गया कि बाबा आए हैं, ब्रह्मा के तन के अंदर आए हैं और वो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो ये निश्चय हो गया। अभी वो आगे प्रैक्टिकल में कैसा जाना है, क्या करना है, कैसे समाज के उसमें जाना है, वो हम कह नहीं सकते। उसमें तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस जरूर आते हैं। तो उसके बाद हम जाना शुरू किया। 7 दिन के बाद हमने छोड़ा नहीं कभी भी। ज्ञान में सुबह की क्लास में जाने का कभी छोड़ा नहीं। अगर सुबह में हमारे माता पिताजी की डेथ हो गई तो हम शाम में 4-5 बजे पहुंच गए थे। तो शुरू से हमारा ये रहा है कि हम क्लास मिस ना करें, मुरली का क्लास मिस ना करें। अमृत वेला का इतना शुरू में नहीं था। अमृत वेले का टाइम मैं यूज करती थी कि मैं अमृत वेला ही उठती थी, क्योंकि सारा रात का जो देरी से सो करके स्टडी करना, उसका चेंज आ गया मेरे अंदर। तो मैं 4 बजे ही उठती थी, 3:30-4 बजे उठती थी, 5-10 मिनट मेडिटेशन करती थी और ये मेरी भावना बैठ गई थी कि मैं अमृत वेला के टाइम में जब पढ़ूंगी तो मेरे बुद्धि में अच्छी तरह से चला जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने वो अमृत वेला को वैसे ही रखा। लेकिन जैसे अभी बाबा कहते हैं कि आप डीप साइलेंस में जाओ, वो नहीं इतना था। बाबा को 10 मिनट याद किया, 5 मिनट याद किया और पढ़ने में लग जाते थे। और वास्तव में देखा जाए तो बाबा की बहुत मदद थी। इतनी मदद थी कि उस समय जो पढ़ते थे वो जल्दी घुस जाता था। फिर तो तैयार होकर के क्लास में जाते थे, फिर कॉलेज में जाते थे, फिर वापस आते थे। तो एक दिन हमारे टीचर महेंद्र भाई जी और प्रीतम बहन जी ने कहा कि देखो आप क्लासेस में जाते हो, आते हो, आपको 1-1.5 महीना हो गया क्लास में आते हुए, ज्यादा भी हो गया होगा, आपको बाबा को पत्र लिखना चाहिए। एक निश्चय पत्र लिखो। निश्चय पत्र के अंदर 3 हिस्सा बनाओ। उसमें पहले हिस्से के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि आप कौन है, मतलब कुमारी है, नाम है, कहाँ से है, क्या स्टडी करती है, सब कुछ वो लिखा। सेकंड के अंदर हमने जो लिखा कि हमने बाबा के ज्ञान से क्या क्या सीखा, कौन कौन से
पॉइंट्स जो है हमारे हमारे दिल को लग गए हैं, ऐसा करके लिखा। और तीसरे हिस्से के अंदर पत्र में हमने ये लिखा कि बाबा हमें पूरा निश्चय हो चुका है कि आप इस दुनिया को बदलने के लिए आ चुके हैं और हम आपके बन गए हैं। मन ही मन, जैसे कोई प्रियतम को देखते हैं तो मन में ये सोच लेते हैं, बाकी वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मैं एक्सेप्ट करने देंगे या नहीं करने देंगे, उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं देख करके हमने वो पत्र लिखा। और इतना खुशी हुई, हमने पत्र के अंदर हमने एक फोटो भी चिपका दी थी, वो भी चिपका करके हमने बाबा को पत्र लिखा और फिर उसको सेंटर में देने के लिए जाने लगे। कमरे से बाहर निकले तो वरांडा में हमारे पिताजी बैठे थे, तो बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये हम निश्चय पत्र देने के लिए जा रहे हैं, भगवान आ गया है ना, तो हम ये निश्चय पत्र देने के लिए जा रहे हैं, हमको पूरा निश्चय है कि भगवान आकर के दुनिया को बदल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो बैठो यहाँ पर। फिर उसने बोला कि पिताजी ने कहा कि तुमको आज से कभी भी आप वो सेंटर पे नहीं जाएंगे, आप ये समझ लो। तो ये एक निश्चय की परीक्षा हुई ना। तो फिर बाद में मैं वापस अपने कमरे में गई, दूसरा एक पत्र लिखा उसके साथ में और कहा कि मैंने जैसे ही ये पत्र लिखा, निश्चय पत्र, बाबा मुझे जो है वो निश्चय की बहुत बड़ी परीक्षा आई है कि मैं आपके साथ में आपके सेंटर पे भी नहीं जा सकती, आपके साथ मिल भी नहीं सकती हूँ, सिर्फ मेरे ही दिल में आप है और वो दिल से तो आप वो निकल नहीं सकते हो। मेरे शरीर के ऊपर कोई ताला लगा सकता है लेकिन मेरे मन का कोई ताला नहीं लग सकता है, हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। ऐसे वो दूसरा पत्र भी लिख करके हमने डाल दिया और ये सोचा कि जैसे मैं कॉलेज में जाऊंगी तो आते जाते समय में ये पत्र दे दूंगी। तो फिर ऐसा ही हमने किया, वो पत्र हम दे करके आ गए। और फिर वो बहन जी ने कहा कि देखो आप आई ही है तो आप मुरली नहीं छोड़ो, मुरली तो पढ़ करके या सुन करके जाओ और फिर इससे ताकत मिलती है आपको। तो ऐसे करके हमने 2-3 दिन मुरली पढ़ी, रोज जाते थे छुप छुप करके क्या कॉलेज में जाते थे तो वापिस आते समय चले जाते थे शाम के टाइम पर। तो वो 2-3 मुरली पढ़ने के बाद जैसे कि बाबा मुझे जवाब दे रहा है, क्योंकि उस समय तो पोस्ट से मुरली लेटर जाते थे तो 8-10 दिन तो लग जाते थे और उसके बाद आने में भी जो 8-10 दिन तो लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लेटर पोस्ट किया होगा, क्योंकि मैंने तो पोस्ट नहीं किया, लेकिन सब लेटर 15-20 बहने भाई थे, वो सबका लेटर एक ही में डाल करके वो भेजा गया था बाबा को। तो मुझे 3 दिन या 2-3 दिन के बाद मुरली सुनते सुनते मेरे को ये ताकत आई कि मैं अपने पिताजी से जाकर के बात करूं कि मुझे इस तरीके से ज्ञान में आने के बाद इस तरीके से मुझे भगवान की प्राप्ति हो रही है। अभी तो अगर हम लौकिक को मानेंगे तो अलौकिक को डिसोबीडियंट हो जाएंगे, अगर अलौकिक को मानेंगे तो लौकिक का डिसोबीडियंट हो जाएगा, तो एक को तो करना ही पड़ेगा। तो हमने बहुत हिम्मत से, कभी हम हमारे पिताजी के सामने कुछ ऐसा बात नहीं करते थे कि हमको ये करना है। उस जमाने के अंदर 50 साल पहले कौन किससे बात करते थे, लेकिन इस समय जब जो था तो हम बात करें हमारे पिताजी से कि हमें इस प्रकार से ये स्टडी करने से हमको भगवान की प्राप्ति या भगवान की का अनुभव हो रहा है, तो हम इस प्रकार से ही करेंगे। और गवर्नमेंट ने भी बहुत अपने गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबको फ्रीडम ऑफ वर्शिप दिया हुआ है, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे फ्रीडम ऑफ वर्शिप? तो वो बहुत चकित हो गए, बहुत स्टन हो गए, चुप हो गए कि ये इसको ये ताकत कहाँ से आ गई मेरे सामने बोलने की, आज तक कभी बोला नहीं, आज बोला है। तो ऐसा करके उनको भी बहुत आश्चर्य होने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद तो चुप रहे, मैं भी चुप रही, कुछ जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, क्लास में जा सकते हो। और जब क्लास में जाएंगे और कोई आपसे पूछेगा, क्योंकि हम 2nd या 3rd ईयर में थे, तो 4-5 साल अभी और पड़ा हुआ था पढ़ने का। तो फिर बाद में उन्होंने ही युक्ति दिखाई, कहा कि कोई पूछे आप शादी नहीं करना चाहते हो, तो उनको बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, 4-5 साल पढ़ना है हमें।
जब पढ़ने के बाद हम सोचेंगे, पढ़ने के बाद सोचेंगे। और हमारे पिताजी ने कहा कि आपको मैं इतने दिन का छुट्टी देता हूँ और उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इतना भी मिला वो भी अच्छा है। फिर मैंने कैलकुलेशन भी कर दिया कि भाई इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये, और विनाश ले जाएंगे। आई एम ओके। तो फिर उसके बाद ऐसा चलते रहे। एक बार मेरे को इतना ड्रीम, जैसे एक स्वप्न आया, और स्वप्न से मेरा निश्चय और बढ़ गया। और स्वप्न में ये आया कि हमारे पिताजी सामने खड़े हैं और हमारी माताजी भी खड़ी है, और हमारे पिताजी ये कह रहे हैं कि अगर आप ये जीवन फॉलो करेंगे, पवित्र रहेंगे, तो मैं आपको मार डालूंगा। और हमारी माताजी उनके शब्द सुनकर के बहुत डर रही थी, कांप रही थी, क्योंकि माताओं का तो बच्चों से प्यार होगा, बच्ची से खास प्यार होगा, या अटैचमेंट कहो, कुछ भी कहो। तो वो मेरे को देख रही, मेरे पिताजी को देख रही, और डर के मारे वो कांप रही थी कि सच में तुम्हें मार देगा, अगर आप ये जीवन फॉलो करेंगी तो जरूर मार देगा। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाई, स्वप्न में मैंने हिम्मत जुटाई और कहा मेरी माताजी को, आपको कोई डरने की बात नहीं है इसके अंदर, ये लड़ाई मेरी और मेरे पिताजी की है। और जब मेरी और मेरे पिताजी की है, मैं ये चाहती हूँ कि मर जाऊं, पवित्र रह करके पवित्र रूप में मर जाऊं, और ये अच्छा है। जबरदस्ती में अपवित्र बनो, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अपवित्र जबरदस्ती नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं पवित्र होकर के अगर कोई मुझे मार भी दे तो भी कोई बात नहीं, अगर पिताजी मार दे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम मैं बाबा के सामने पवित्र आत्मा के रूप में तो सामने जाऊंगी, तो बाबा मुझे प्यार करेगा, बाबा मुझे देखेगा। तो ये जो है स्वप्न के अंदर मेरा निश्चय इतना बढ़ गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मरने की भी मौत आ जाएगा तो भी कोई बात नहीं, हम पवित्र रहेंगे और हम बाबा के सब प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, रोज क्लास करेंगे। ऐसे करके मैं आगे बढ़ते रही। पूरा स्टडी हो गया। फिर उसके बाद स्टडी के बाद उन्होंने पूछा भी, क्योंकि उन्होंने तो यही प्रॉमिस दिया था। तो मैंने ये मन में सोचा, जब मैं आत्मा वीक थी, शुरू में तो वीक ही होते हैं, तब तो आपने मुझे हिम्मत दे दी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जब मैं ताकत वाली हो गई हूँ बाबा के ज्ञान में, तब मुझे आप पूछ रहे हैं कि अभी शादी करना है तुम्हें। अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो मैं अपने आप पे पैरों पे भी खड़ी हो गई हूँ, और अपने फिजिकल भी खड़ी हुई हूँ, और स्पिरिचुअल भी खड़ी हो गई हूँ। तो अभी आप मुझे रोक नहीं सकते। मन में मैंने ऐसे कहा, बुद्धि से भी मैंने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, अभी कोई बात नहीं, हम तो इस ज्ञान में बहुत पक्के हो गए। लेकिन वो हमारे पिताजी एक बात पे बहुत इम्प्रेस हुए हमारे ज्ञान में। हालांकि वो ज्ञान में आए ही नहीं, लेकिन वो ज्ञान में सहयोग बहुत दिए उसके बाद। तो हमारे एक भाई की शादी हो रही थी, तो बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारा खाना, बहुत सारी चीजें बनी हुई थी। इतनी बनी थी कि 1 महीना 1.5 महीना तक बाद में भी लोग आते थे तो हम उनको बांट सकते थे। इतनी मतलब हमारे पास खाना इतना था हमारे पास। ओके, तो फिर मैं ऐसे ही आपसे बात कर रही थी कि जब ज्ञान खत्म हो गया और हमने कुछ ट्रेनिंग भी ली थी कॉलेज स्टूडेंट की, और ऑल ऑफ सडन हमारा जो नाम था वो आया मधुबन से, कि जो फॉरेन सर्विस के लिए कुछ बहनों की जरूरत है जो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानते। मैं जानती तो थी इंग्लिश, पर इतना नहीं जानती थी, क्योंकि इंडिया में तो कोई इंग्लिश में बात नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं होती है। बाकी ग्रामेटिकल रीति से मैं जानती थी। तो फिर हमारा नाम भी निकला। तो हमारे पास 2 चॉइस थी, चाहे तो हम इंडिया में ही प्रैक्टिस करें या जॉब देखें, और या तो फिर बाद में हम जो है बाहर निकले। और बाहर भी जाते हैं फॉरेन कंट्री में, तो भी हमारे पास 2 चॉइस थी। एक थी, हमारे भाई जो थे वो अमेरिका में थे उस समय, तो उनका ये दिल था कि मैं अमेरिका में उनके पास जा करके हायर स्टडी करके मेडिकल नॉलेज को मैं आगे बढ़ाऊं। और दूसरा जो था ये था कि दादियां चाहती थी कि कुछ बहनें जाए, क्योंकि हमें अंकल आंटी का निमंत्रण था उस समय,
महासभा का निमंत्रण था। तो जैसे कि एक पहला वीआईपी वेस्टर्न कंट्री में निकले थे, तो उनके थ्रू जो है वो महासभा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे निमंत्रण मिला था। तो मैं गाम देवी सेंटर पे थी उस समय पर बॉम्बे में, तो वहां पर मुझे संदेश मिला कि अभी आपको वहां जाना है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो जा सकते हैं, आपके लिए सब कुछ निकालेंगे। पासपोर्ट निकाला, फिर पासपोर्ट अहमदाबाद में निकाल के आ चुके थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग जो है शुरू किया, मतलब तैयारी शुरू किया। जैसे ही हम तैयारी शुरू किया जाने की, तो एक बड़ा विघ्न आया। जिन लोगों ने निमंत्रण हमें दिया था, भेजा था, वो निमंत्रण उन्होंने कट कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि अभी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ये था कि हम हिंदुइज्म को आगे बढ़ाएंगे। और जो वहाँ पे कई प्रकार के आश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, बूढ़ों के आश्रम होते हैं, मेल फीमेल आश्रम होते हैं, तो वो उस प्रकार से हमें चाहते थे कि हम इंडिया से मिशनरी के रूप में जाएंगे, तो कोई आश्रम, बूढ़े आश्रम या अनाथ आश्रम की देखभाल करेंगे और टेम्पल के अंदर जाएंगे, हिंदुओं का प्रचार करेंगे। तो उनको ये विचार आया कि हम मिशनरी को इस प्रकार से बुला रहे हैं। लेकिन उनको जाने के बाद, पत्र भेजने के बाद, उन्होंने हमको हमारा स्क्रिप्चर पढ़ा होगा, लिटरेचर पढ़ा होगा, तो उनको ये पता पड़ा कि हम ये काम के लिए नहीं आ सकते हैं, हमारा तो नॉलेज ही थोड़ा अलग है। तो उन्होंने अपना निमंत्रण जो है अस्वीकार कर दिया, कहा कि अब नहीं आ सकते हैं। तो उस समय जैसे हम तो सब तैयारी कर चुके थे, और हमारे भाई भी तैयारी करके हमें टिकट भेजने वाले थे कि आए। तो अभी मैं क्या बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी उस समय। कंफ्यूज तो क्या हो गया, हम कंफ्यूज बाबा के सामने गए, तो बाबा के सामने एक प्रेरणा आई कि जो पहले होगा ना उसी का उसको देखना है, वो उसी को पहले, चाहे बाबा का पहले आए चाहे लौके का पहले आए। तो बाबा का पहले आ गया एक दिन पहले। तो वही पत्र हम जो लेकर के चले गए। पत्र तो वापस तो नहीं लिया था पापा को, तो पोस्ट से आ चुका था। तो उसी पत्र को लेकर के हम बाबा की तरफ से हम चले गए। थोड़ा रास्ते में थोड़ा विघ्न पड़ा, फ्लाइट मिस हो गई, ये हो गया। फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे, हमको इतना कुछ ज्ञान नहीं था, ट्रैवलिंग का भी कुछ ज्ञान नहीं था। प्लेन में भी फर्स्ट टाइम गए थे, कैसे बैठना है वो सब पढ़ करके, बाथरूम में पढ़ना, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे यूज करना है, सब कुछ ऐसा करके हम आगे चलते गए और वहां पर हम गयाना में पहुंच गए। जो पत्र जो था, हालांकि उन्होंने अस्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी हम वही पत्र को लेकर के इमिग्रेशन में जाकर के हम उससे निकल गए। मतलब गयाना में हमें एक्सेप्ट कर लिया था, इमिग्रेशन ने एक्सेप्ट कर लिया, हम चले गए। और वहां पर सेंटर तो अभी नहीं था, किसी के घर में ही रहते थे, तो वहां पर चले गए। तो फिर उसके बाद महासभा के प्रेसिडेंट ने देखा कि मैं वहां पहुंच गई हूँ, तो बोला ये बहन कैसे आई है। उनको भी पता नहीं पड़ा कि कैसे आई, क्या हुआ। तो जैसे बाबा जो है वो कराने वाला होता है, और बाकी तो बाद में जाकर के जो है अंकल आंटी थे वो ज्ञान में चल गए थे, उनकी फैमिली चल गई थी, तो बहुत अच्छा हो गया था। तो हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन हमें सर्विस, गयाना में सर्विस करने का कोई हमको मेहनत नहीं लगी, क्योंकि सब प्रकार की फैसिलिटीज उन्होंने दी। कैसे सेवा करना है, कार था, उनके 2-3 ड्राइवर थे, कहाँ पर भी जाना हो, चाहे वो 4-5 आवर्स की ड्राइव हो। और छोटे कंट्री होने की वजह से गयाना में कभी प्लेन में घूमते थे, कभी हेलीकॉप्टर में घूमते थे, कभी कहाँ इंटीरियर में जाके सेवा करते थे। तो वहां पर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अंकल आंटी होने की वजह से तकलीफ नहीं। थोड़ा यही एक थोड़ा सा इम्प्रेशन था कि हम गवर्नमेंट की सेवा करते, पता नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आता था। बाकी फैसिलिटीज रहने की, खाने की और जाने की, सेवा करने की, वीआईपी सेवा करने की, ऑर्डिनरी लोगों की सेवा करने की कोई तकलीफ नहीं थी। और ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कैरेबियन में, खास करके ट्रिनिडाड, गयाना, सूरीनाम, जमैका, ये 4 कंट्री ऐसे है जहां पर कि 43% इंडियन रहते हैं।
43% इंडियन, मतलब जब अंग्रेजों का जमाना था, इन आइलैंड्स को बसाने के लिए पहले अफ्रीका से लोग लेके आए थे, लेकिन वो उतने मेहनत करने वाले नहीं निकले, तो इंडिया से मेहनत करने वाले निकले। तो जंगल को मंगल बनाने के लिए यूपी और बिहार जैसे मॉरिशस में आए थे, वैसे आए। तो एटमॉस्फेयर भी जैसे फेस तो इंडियन ही लगता था, हालांकि बैकग्राउंड थोड़ा वेस्टर्न हो गया, तो 40% तो इंडियन ही होते थे। और टेम्पल्स भी उन्होंने बनाए हुए थे, इतने सुंदर सुंदर टेम्पल बनाए हुए थे, और भजन भी इतना अच्छा करते थे, दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मनाते थे, जैसे इंडिया में मनाते थे। और फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि एक रिलीजियस लेडी आई है, उसके ड्रेस को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए, क्योंकि कई बार इंडिया के ड्रेसेस जो होते हैं थोड़ा वेस्ट दिखाई देता है, तो जो हमारा है वो तो बहुत अच्छा उनको लगा कि इंडिया से ज्ञान गंगाएं आई हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्ट रिगार्ड से हमें रखे, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बुलाया था, उनके मन के अंदर पर कई प्रकार के विचार थे, क्योंकि ये ज्ञान, उनके कुछ फॉलोअर्स, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स भी आ गए थे ज्ञान के अंदर, और ये ज्ञान में पूरा मतलब हिंदुइज्म तो नहीं है, लेकिन ये हिंदुइज्म से भी ऊंचा ज्ञान है हमारा, हिंदुइज्म से भी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से भी ऊंचा ज्ञान है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान में जो कोई भी आएगा, कोई भी बैकग्राउंड का लोग आएगा, हिंदू अच्छा हिंदू बनेगा, मुस्लिम अच्छा मुस्लिम बनेगा, क्रिश्चियन अच्छा क्रिश्चियन बनेगा, और अगर उसके किस्मत पे होगा तो देवता भी बन जाएगा। तो वो तो हमको बाबा कहते हैं। तो इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी दूसरे कंट्री में दूसरे लोगों को हुई होगी, इतनी तकलीफ नहीं हुई, ज्ञान सुनाने में भी तकलीफ नहीं हुई। एक हमारे साथ एक भाई था, पंडित था, वो हमारे साथ साथ जाता था, तो वो बोलता था कि आज तो आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, सबको कंफ्यूज करके आ गए हैं, अभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप सेंटर पे आएंगे तो आप उनको 7 दिन का कोर्स दे देना। तो ऐसे करके हंसी करते थे। तो गयाना के अंदर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। बोट में भी जाने का अनुभव रहा, हेलीकॉप्टर में जाने का भी अनुभव रहा, छोटी प्लेन में जाने का भी अनुभव रहा, 7 सीटर 8 सीटर प्लेन, कार में, जीप में, हर प्रकार का अनुभव, और सर्विस के अंदर कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अभी एक ही जगह पे तो हम नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ पे तो 25 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री छोटे छोटे हैं। तो मैं सूरीनाम भी गई, फिर गयाना से ट्रिनिडाड भी आए, तो और भी जगह हम कई सेंटर हमने अभी 15 कंट्री के अंदर या 16 कंट्री के अंदर हमारे पास छोटे छोटे सेंटर है, इतने बड़े नहीं है, जहाँ पर आपके पास एक लोकेलिटी, हमारे पास एक कंट्री है। तो इस प्रकार वहाँ पे सेंटर खुले हुए हैं। लेकिन जब हम ट्रिनिडाड में आए, तो ट्रिनिडाड के अंदर भी हम उनके गेस्ट बन करके आए, लेकिन थोड़े समय के बाद हमको बहुत थोड़ा इमिग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किया कि ये तो हिंदू के अगेंस्ट जाते हैं, या कुछ ऐसा कुछ किया, क्योंकि वो गयाना में तो कुछ ना कर सके, क्योंकि वो हमारे मिनिस्टर, जो हमारे स्टूडेंट थे वो मिनिस्टर थे, वहाँ कुछ नहीं कर सके। लेकिन दोनों कंट्री ने मिलकर के और सूरीनाम ने मिलकर के ट्रिनिडाड के अंदर हमला किया हमारे ऊपर, और वहाँ को मैं नहीं थी, दूसरी बहनों को कंट्री से बाहर निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया, आ नहीं सकते, ऐसा कर दिया। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि देखो ये तो बात ठीक नहीं हुई है। हम कोई भी कंट्री में, ऐसे तो मिशनरी तो रूप में नहीं जाते, हम तो ऑर्डिनरी रूप में ही जाते, विजिटर वीजा के ऊपर ही जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। तो फिर हम मधुबन में आए, तो दादी कुमारका ने भी देखा, वो पूछा कि क्या हुआ है। मैं तो नहीं थी, मेरे को नहीं डिपोर्ट किया था, दूसरी बहन को डिपोर्ट किया था। तो कहा कि आज तक कोई भी, अभी तक जितने भी कंट्री के अंदर हम घुसे हैं, आज तक हमें को इमिग्रेशन ने डिपोर्ट नहीं किया है, ये कैसी कंट्री है जिसमें डिपोर्ट किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसके बाद मेरे को मन ही मन मधुबन में विचार आया कि मैं कोशिश करती हूँ, बाबा मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाएगा तो मैं कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। तो मधुबन में ही मैं शक्ति भरने लगी, बाबा की शक्ति बहुत बहुत भरने लगी। और फिर मेरे पास 2-4 लोग का कांटेक्ट था वहाँ पर, तो उनको हम पत्र लिखने लगे
कि हम मतलब बाबा की अच्छी बातें हमने उनको लिखे कि स्टूडेंट तो थे ही ना, स्टूडेंट तो बन चुके थे, ब्राह्मण भी बन चुके थे, मतलब इतने ज्यादा नहीं बने थे, 2-4 ब्राह्मण बन चुके थे, लेकिन बाबा तो कहते कि एक ब्राह्मण भी पैदा होगा ना, उसकी शक्ति से एक सेंटर बन जाएगा एक कंट्री के अंदर। तो ऐसा ही हुआ, तो हमने कुछ स्टूडेंट को कांटेक्ट करते रहे, अच्छी बातें सुनाते रहे, फिर 2-4 उसका आंसर भी आया हमें मधुबन में। फिर जब आने के बाद मैंने कहा, जाते समय मैंने कहा कि मैं जाते-जाते ना ट्रिनिडाद में रुक सकती हूँ। गयाना जाना है ना, तो ट्रिनिडाद में रुक सकती हूँ, मेरे पास 6 घंटे का टाइम है। तो अगर आप आएँगे मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए, तो मैं इन ट्रांसिट आपके पास आकर के और आप सब लोगों से मिल कर के बाबा की टोली ब्लेसिंग दे कर के और मैं गयाना जाऊँगी। तो फिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने पत्र में भेजा कि हम आएँगे आपको लेने के लिए, और एक छोटा-सा मकान था, जहाँ पर कि वो लोग गैदर होते थे, जब बहनें चली गई थी तो वो लोग गैदरिंग करते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारे को वो 10 मिनट एयरपोर्ट से है, क्योंकि जल्दी जाकर के जल्दी वापस आ सकते थे। तो वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर 40 लोग मुझे रिसीव करने के लिए। 10 लाख की पॉपुलेशन भी नहीं थी उसकी, लेकिन इतने लोग मुझे रिसीव करने आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा तो ज़रूर कुछ कराएगा इस कंट्री में। बाबा तो कंटिन्यू कराएगा ही कराएगा। तो इस प्रकार से फिर मैंने क्या किया कि आई और 40-50 लोग बैठे थे वहाँ पर, सबको टोली ब्लेसिंग दिया और सबको बाबा की बातें सुनाई, और ये भी मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ आने के लिए। आप कभी भी मुझे निमंत्रण देंगे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो ये मार्च की बात होंगी, और मेरे को अप्रैल में कोई निमंत्रण नहीं मिला, कोई उनका कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे ही कम्युनिकेशन किया कि मैं अभी तक तो आप लोग का कोई जवाब नहीं आया है। तो उन्होंने कहा जवाब तो हम जब देंगे ना, जब हमारे पास कुछ सॉलिड प्रूफ होगा। तो अभी हमने मकान किराए से ले लिया है और आपको यहाँ पर आने का निमंत्रण हम देने ही वाले थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया। तो कुछ स्टूडेंट थे जो एग्रीमेंट में थे, कुछ स्टूडेंट नहीं एग्रीमेंट में थे, क्योंकि उनको ये डर था कि इनको कुछ हो न जाए, बहनों को कुछ हो न जाए, लेकिन जिसका बाबा साथी है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं तो बहुत मतलब बाबा ने बहुत ताकत दिया, इतना मैं फियरलेस हो गई, मतलब कि डर बिल्कुल नहीं था। इमिग्रेशन के अंदर एक वहाँ एक स्टूडेंट था भाई, तो वो स्टूडेंट भाई का एक नेव्यू था, वो मुझे अंदर आने के लिए दिया। मतलब उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे, वो तो मेरे को सताने का मतलब कि क्वेश्चन पूछने लगा, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 घंटा मेरे से जवाब सवाल किया उसने। क्योंकि मैं ये पूरी बात बताना नहीं चाहते थे कि मेरे को किसने निमंत्रण दिया, वो उसका अंकल ही था, मेरे को पता भी नहीं था कि उसका अंकल का नेवी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैंने कहा मैं तो हम आपके पास, हमने सुना है कि आपके देश के अंदर होली बहुत अच्छी मनाई जाती है, तो हम होली का त्योहार देखने के लिए आए हैं और होली के लिए विजिटरी थोड़े दिन रहेंगे, 1 हफ्ते की टिकट लिया हम, 1 हफ्ते की टिकट में हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अंदर आए और 1 हफ्ता हो गया, फिर तो वही भाई ने हमारा वीज़ा भी एक्सटेंड कर दिया, टिकट भी एक्सटेंड कर दिया, सब कुछ कर दिया, मकान भी उन्होंने दिया। मकान तो इतना अच्छा नहीं था, मतलब छोटा-सा था और उसके अंदर थोड़ा स्पिरिट का भी प्रॉब्लम था। तो था ऐसा ऐसा ही था, लेकिन लोग आने लगे, फिर उसके बाद तो हमने मकान भी चेंज कर दिया। लेकिन बाबा की जो प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, बाबा की जो छत्र छाया जिसको कहते हैं, वो हमने अनुभव किया सर्विस करते समय। तो अभी क्वेश्चन पड़ा कि अभी हमको लॉन्ग टर्म वीज़ा लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा लेते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमने एक मिनिस्टर के पास जाकर के उससे बातचीत किया, तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम आपका करा देंगे। आपको एक इमिग्रेशन ऑफिसर है, तो उसको उससे आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो हमको फॉर्म भरना पड़ा। फॉर्म भरने के अंदर फिर उसमें लिखा होता है कि आपके कोई स्टूडेंट, कोई टीचर्स को या आपके कोई मेंबर को डिपोर्ट किया हुआ है क्या? अभी हम डिपोर्ट किया हुआ कहेंगे तो वो हमें वीज़ा नहीं देंगे।
अगर नहीं बोलेंगे तो वीजा दे देंगे, ऐसा प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने चुपके से वो भाई जो था उसको मैंने बोला कि हमारे इंस्टीट्यूशन का रिकॉर्ड आप अपने रिकॉर्ड में देखिए कि हमारा रिपोर्ट का रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो उसके बाद ही मैं फॉर्म भरूंगी कि रिपोर्ट किया नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। तो उसने क्या किया, वो अंदर ही अंदर वो हमारे इंस्टीट्यूशन का रिकॉर्ड देखा, तो उसके अंदर कोई भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा था कि रिपोर्ट किया गया है कोई भी मेंबर को। तो मेरे को खुशी हो गई कि भाई मैं तो अभी कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ कि हुआ था प्रैक्टिकल के अंदर डिपोर्टेशन, वार्निंग मिली थी कि आप जस्ट 6 घंटे के 6 घंटे में 8 घंटे में निकल जाना चाहिए आपको। लेकिन हुआ क्या, हालांकि प्रैक्टिकल होते हुए थ्योरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये भी तो बाबा की कमाल है ना। देखो बाबा ने जैसे कृष्ण का दिखाते हैं स्टोरी के अंदर कि सब लोग सो गए, तो ऐसे ही जैसे कि सब लोग प्रैक्टिकल में जागे और थ्योरी में सो गए। तो इस प्रकार से मुझे वीजा भी मिल गया मेरे को, और रेसिडेंसी भी मिल गई मेरे को। और भी तो क्यों ये ट्रिनिडाद में आने से थोड़ा फायदा ज्यादा हुआ, क्योंकि गयाना में उस समय जो है बहुत पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम था। तो जब हम ट्रिनिडाद में आए, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम भी था, इंटरनेट टेलीफोन इतना अच्छा नहीं लगता था वहाँ से। तो हम ट्रिनिडाद में आए तो थोड़ी एडवांस होने की वजह से, थोड़ा इकोनॉमिकली हाई होने की वजह से यहाँ से हम ट्रैवलिंग जरा ज़्यादा कर सकते थे। हालांकि जैसे गयाना के जैसा फैसिलिटीज तो नहीं मिले, लेकिन जो भी आते थे वो पूरा हमको सहयोग देते थे। और सेंटर को हमने खोल लिया, मतलब धीरे धीरे करके सेंटर खोला। फिर उसके बाद दूसरे सेंटर भी दूसरे कंट्री में भी खोले। बारबेडोस के अंदर हमने सहयोग, मतलब जहाँ जहाँ पर भी सहयोग देना था वहाँ पर सहयोग देके सेवा किया। तो ज्यादा करके हमारे पास इंडियन बैकग्राउंड के लोग आते हैं, और नॉन इंडियन बैकग्राउंड के लोग भी आते हैं, और मुस्लिम भी आते हैं। हालांकि वो पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन कभी भी हम पब्लिक प्रोग्राम में हम उन्हें बुलाते हैं तो वो जरूर आते हैं। और दूसरी सेवा यहाँ पर होती है कि लोकल सेवा, कुछ ब्राह्मण निकले हैं, लेकिन यहाँ पर यंग ब्राह्मण, यंग लोग ज्यादा निकलते हैं ओल्ड लोगों से, क्योंकि ओल्ड लोग तो अपने पुरानी मान्यता के ऊपर अड़े हुए हैं। तो यंग लोग ज्यादा निकलते, क्योंकि उनको कई प्रकार के प्रश्न पूछते स्कूलों में कि देखो हमारे तो एक ही क्राइस्ट है, तुम्हारे पास इतने गॉड गॉडेस है, आप कैसे मैनेज करते हो। तो ये लोग का आंसर नहीं कर सकते। तो उस प्रकार से वहां पर सेवा ब्राह्मणों की भी हुई, वीआईपी की भी सेवा हुई, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना, कोई भी सीनियर आते थे उनको मिलाते थे, उनको खुशी होती थी। एक प्रेसिडेंट तो ये कहता था कि दादी को बोला कि दादी थैंक यू वेरी मच, तो तुमने ये हेमलता को यहाँ पर लेके आई, नहीं तो ये आती ही नहीं है मेरे को मिलने के लिए, ऐसा भी कहा। दूसरी सेवा हमारे पास ये होती है कि इंडिया से जब आते हैं लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो सिंगर्स हो, हॉलीवुड के जितने भी एक्टर सिंगर जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो पहले पहले मैं जिस साल आई थी उस साल में लता मंगेशकर आई थी, और लता मंगेशकर के हम लोग गोष्ठी में गए। तो मेरे भी बाल बड़े थे, मैं भी सिंपल थी बाबा के ज्ञान से। तो कोई ने पूछा आप लता है? तो मैंने कहा नहीं मैं लता नहीं हूँ, मैं हेमलता हूँ, लेकिन लोग इतना प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ लता ही मुझे बोलते हैं। तो बेचारे कंफ्यूज हो गए। लेकिन शाम में एक जर्नलिस्ट मेरी एक फ्रेंड निकली थी, तो वो जाने वाली थी, तो उसने बोला तुमको जाना है मिलने के लिए उससे? मैं तो बहुत नजदीक उससे मिलने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैं तो मीडिया में से। तो मैंने कहा जरूर मैं आपके साथ जाऊंगी। तो वहां पर अंदर जा करके उससे पर्सनल भी मिले, और उसके बाद हमने उसको ब्लेसिंग भी दिया, सब कुछ दिया। तो इस प्रकार से दूसरे अमिताभ बच्चन आए थे उसके बाद। तो ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ लोग आते रहते हैं। महेंद्र कपूर आए थे, तो महेंद्र कपूर ने तो अपने बाबा का सॉन्ग प्ले किया, ओम शांति वाला। प्ले नहीं, लेकिन उसने गाया वो गीत,
और दादी के बारे में इतनी बातें कही, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, पूछना नहीं। तो इस प्रकार हमको रामायण जो है वो जो रामायण महाभारत के किए उसके डायरेक्टर से भी मिलने को मिला। बाकी जो है पॉलिटिशियंस को भी मिलने को मिलता था, क्योंकि हमको रिसेप्शन में हर प्रकार से इंडियन हाई कमीशन बुलाते थे। तो उसमें एक बार जो है यहाँ पर इंडियन अराइवल का टाइम था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इनवाइटेड। शंकर दयाल शर्मा उस समय प्रेसिडेंट थे, तो वो उनको बुलाया गया था। लेकिन वो जो है गार्लिक ऑनियन नहीं खाते, कांदा लहसुन, पूरा वेजिटेरियन थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एग्जिस्ट है जो गार्लिक ऑनियन नहीं खाता। तो उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन निकले, एक तो हरे कृष्णा हरे रामा का और एक हमारा। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम निकला, तो उन्होंने पसंद किया कि ब्रह्मा कुमारी हमारा खाना बनाएंगे। हालांकि उसका कुक भी आते थे ऐसे प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी जो है प्रेसिडेंट के मकान में रहते थे, और प्रेसिडेंट की वाइफ ने हमारे लिए एक अलग किचन अलग से बना कर दिया था, जिसमें हम लोग उसका कुछ पूरा खाना नहीं बनाते थे, लेकिन सब कुछ खाना बनाते थे। तो दूसरे इंडियन लोग भी आ जाते थे। खाना 5 लोगों का है, 25 लोग खाते थे। बाबा बरकत कर देता था। और सब प्रोग्राम जो है हमें उनके सब प्रोग्राम में जाने को मिला। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें हम जल्दी जल्दी खाना बना लेते थे और फिर भाग जाते थे प्रोग्राम में। तो इस प्रकार की भी सर्विस होती थी। एक्टर्स की सर्विस होती है, सिंगर की सर्विस होती है, पॉलिटिशियन की सर्विस होती, तो इस प्रकार की सर्विस भी होती थी। बाकी यहाँ पर इतना मतलब कट्टर नहीं है, मतलब धर्म नहीं फॉलो करेंगे लेकिन फ्रेंडशिप बहुत रखते हैं। तो एक बार हम लोग 18 जनवरी का प्रोग्राम कर रहे थे, तो 18 जनवरी के प्रोग्राम के टाइम में रमजान का टाइम था, तो हमारे कई हमारे कांटेक्ट जो स्पीकर थे वो मुस्लिम बैकग्राउंड के थे। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो, हमारा रमजान का टाइम है और शाम के टाइम पे तो हम अपना रोजा खोलते हैं, कैसे आएंगे। तो हमने भाई से डिस्कस किया, ऐसे ही स्टूडेंट से डिस्कस किया, मेन भाई से डिस्कस किया, क्या करें, कैसे ये लोगों को बाबा के घर में बुलाए, खास करके रमजान के टाइम पर बाबा के घर में आए। कम से कम 15 मुस्लिम लोग आने वाले थे, कुछ ऑडियंस में, कुछ स्पीकर के रूप में। तो हमने सबको ये मैसेज भेजा कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि पहले हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इंस्टीट्यूशन का, फिर उसके बाद जब आपका खोलने का रोजा का टाइम होगा उस समय हम ये स्टॉप कर देंगे, प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे और वीडियो है जो प्ले करेंगे, और जब आप जा करके अपना रोजा खोल करके फिर वापस आएंगे तो आपको सबको बोलना होगा। और हमने एक बड़ा अच्छा सा कमरा जो है उसको बिल्कुल सब चित्र निकाल करके एक शिव बाबा का लाइट का चित्र रखा, बाकी सब चित्र निकाल दिए, और थोड़े मुस्लिम स्टाइल का जैसे मस्जिद वगैरह का चित्र लगा दिया, और कारपेट डाल दिया उसके अंदर, और सब खाने का सामान भी वहां पे रख दिया बाहर में। तो वो आए और सबने रोजा खोला, सबने नमाज पढ़ी, वहां पर रोजा खोला बाबा के घर में, और उसके बाद खाना पीना किया, मतलब डेट्स वगैरह खा करके, जूस पी करके फिर वापस प्रोग्राम में गए। और सबने बोला कि उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो मस्जिद में नहीं गए, कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है जो सब धर्म को ब्लेंड कर देता है। तो उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दूसरे संस्था में आए हैं, हमको बहुत अपनापन लगा, और सबने इतना अच्छा अच्छा मैसेज दिया कि जैसे लगते था कि ये लोग ब्राह्मण आत्मा ही हैं, क्योंकि हर रिलीजन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है, और वो तो लोग निराकार भगवान को ही मानते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा बाबा को भी की भी प्रेज किया, शिव बाबा की प्रेज किया, और अभी तक भी वो कांटेक्ट में हमारे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी प्रोग्राम होते थे तो आते। तो इस प्रकार से भी हमारी सेवा हो गई उस समय। बाकी इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के भी हम मेंबर हैं, और इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सर्विसेज होती है ज्यादा करके, क्योंकि स्टिल क्रिश्चियन बैकग्राउंड, क्रिश्चियन बेस्ड कंट्री है, तो उनकी जो सेवा होती है वो चर्चेस में होती है, बड़े बड़े चर्च में होती है, तो या छोटे चर्च में या बड़े चर्च में होती है, तो वहाँ पर भी जाने को चांस मिलता है।
बोलने का भी चांस मिलता है, रिप्रेजेंट करने का भी चांस मिलता है। तो इस प्रकार की वहाँ पर सेवा होती है। बाकी तो क्रिकेट टीम आती है तभी भी उनको हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास, हम उनके पास जाके मिलें, इंडिया टीम को, यहाँ के टीम को, ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रायन लारा जो अभी तक उसको कोई बीट नहीं कर सका है, वो हाईएस्ट अभी भी दुनिया के अंदर क्रिकेट में है। वो उसका जन्म स्थान जो है वो ट्रिनिडाद है, ब्रायन लारा का जन्म स्थान। उससे कभी मिलते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ कि सब लोग पूछते कि उनको लेके आओ, उनको लेके आओ। होप दैट बिफोर डिस्ट्रक्शन हम लोग उसको बाबा के घर में ले आएंगे। तो ऐसे हमारी इच्छा है, आप लोग सब लोग उसके लिए योग का दान देना। भले आप इंडिया में बैठे हो, लेकिन आपको तो वर्ल्ड सर्विस करनी है। मैं एक छोटे आइलैंड में बैठी हूँ, 10-12 लाख की पॉपुलेशन में बैठी हूँ, लेकिन नशा इतना है कि मैं वर्ल्ड बेनिफैक्टर, विश्व कल्याणकारी हूँ। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास वो आवाज आती है, लेकिन जो वाइब्रेशन है, जो हमारी मन की आवाज है, वो तो सारी दुनिया में फैलती है। चाहे हम 10 माताओं के सामने भी बैठे रहेंगे तो भी हम ये कहेंगे कि हम तो दुनिया की सेवा कर रहे, दुनिया की सारी माताओं को सामने रख कर के उनको ब्लेसिंग होता है। तो यहाँ पर बहुत इजीली हम लोग इस चीज को कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सेवा चलती रहती है। और हम शुरू में तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप आते थे, लेकिन जैसे कि सर्कमस्टेंसेस के अनुसार कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो गई है, तो अभी कुछ कम आते हैं। पहले हमने तो 50 का भी ग्रुप लेके आए थे पहले, लेकिन अभी जो है वो कम आते हैं, क्योंकि हर बाबा की मीटिंग में वो आते थे, तो कुछ कम हो गए, सब इंडिपेंडेंट हो गए, सबको जान गए। पहले तो लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से वो लोग हमारे साथ ही जाते थे। तो इस प्रकार के बाबा के बच्चे 1979 से कंटिन्यूस सेवा हुई है और 77 में आते जाते रहे हैं। और गयाना में भी 76 में शुरू हुआ और अभी तक भी वहाँ पर चल रहे हैं लोग। गयाना के लोग तो गयाना से ज्यादा बाहर गायनीज हैं, और यहाँ ट्रिनिडाद में भी कुछ बाहर से है, कुछ यहाँ से है। तो हर रोज बाबा की सेवा, अभी जैसे कोवत उससे कई लोग नहीं आ रहे हैं। हमारा मकान भी बहुत बड़े बड़े मकान बाबा ने हमें दिए हैं। यहाँ पर 50 बेड तो जरूर होंगे, कोई रिट्रीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग आते हैं वीकेंड में कभी कभी, और वो वहाँ पर रहते हैं, फिर क्लास करके चले जाते हैं। तो 7 समुंदर पार देखो, बाबा कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि मैंने, जैसे भक्ति के अंदर लीडर जब आते हैं, क्राइस्ट जब आया तो क्राइस्ट के पीछे उसके फॉलोअर्स भी आ गए। तो हमारे पीछे भी बाबा के बच्चे जो है, जिनको खोजना था, वो यहाँ पर पहले से आके जन्म ले चुके। तो ऐसा लगता है कि हम बाबा के बच्चों को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और कोई भी कंट्री के अंदर कोई बाबा का बच्चा नहीं निकलता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि बाबा मुझे यहाँ पर आपने भेजा है, क्योंकि यहाँ पर बाबा के कोई बच्चे हैं। चाहे एक बच्चा भी निकलेगा तो भी मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि आप मुझे इससे स्थान पर नहीं भेजेंगे यहाँ पर एक भी बाबा का बच्चा ब्राह्मण आत्मा ना निकले। तो इंडिया में तो विहंग मार्ग की सेवा होती है हमारी, तो छोटे छोटे बड़े से बड़ा प्रोग्राम जब दादी कुमार का आए तो 1500 लोग थे, 1200 लोग, 1500, 1000, और बाकी तो 25 छोटे प्रोग्राम के अंदर 25 लोग, 30 लोग, ऐसे ऐसे हमारे पास आते हैं। लेकिन हालांकि कंट्री का बैकग्राउंड ऐसा है कि हालांकि इंडिया से आए हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनका कल्चर सब कुछ चेंज हो गया। फ्रीडम ऑफ लिविंग हैज चेंज हो गया, खाना पीना, शराब पीना, सब कुछ। अगर एक वेजिटेरियन आत्मा यहाँ पर मिलेंगी तो जैसे कि कोई भगवान मिल गया हमें। बाकी तो सब नॉन वेजिटेरियन, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई है कि देखो खाना भी
क्रिसमस टाइम में तो पीना जरूरी है, अगर पीते नहीं है तो समझते क्रिसमस मना ही नहीं है। तो क्रिसमस में ना पिए, क्रिसमस के टाइम पे ना खाए, वेजिटेरियन बने, अपने हाथ से खाना बना के खाए, बहुत अच्छा। बाकी नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से ये कंट्री बहुत सुंदर सुंदर कंट्री है, जैसे हिल स्टेशन की तरह है। एक मकान के चारों तरफ इतने झाड़ है और झाड़ बहुत बड़े बड़े है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो पोल्यूशन कम है, तो यहाँ की आब हवा अच्छी है। मैं तो समझती, मैं सबसे ज्यादा यहाँ पर रहने के बाद मैं अपना अनुभव ये सुनाती हूँ कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, मतलब हेल्थ अच्छी है, ये कह रही कि हेल्थ ठीक है, क्योंकि धूप भी है, वो भी है, सी में भी जा सकते जब चाहो, झाड़ बूझे भी है हमारे पास 7-8 तो मैंगो ट्री है, अभी सब मैंगो ट्री के ऊपर मैंगो लगे हुए हैं, 2 टाइम मैंगो आते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा साल मैंगो होते हैं, हम अपने आप हाथ से पिकअप करते हैं और खाते हैं। तो हर प्रकार के झाड़ जो है यहाँ पर है, और बहुत खुशी होती है कि आपसे इतना दूर होते हुए मिलने का मौका मिला। ओम शांति। जी, हमें भी बहुत खुशी हुई दीदी, 14,000 किलोमीटर दूर से हाँ। यहाँ बैठे बैठे हम लोग एक दूसरों से मिल रहे हैं। बहुत अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। लेकिन जैसे अभी आपने सुनाया कि एक भी वेजिटेरियन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है वहाँ। तो जब वेजिटेरियन है ही नहीं दीदी, तो फिर आपको वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स कैसे अवेलेबल होती है वहाँ, कैसे मिलती है? क्योंकि वो होंगे नहीं तो बिकेगा नहीं माल, तो आप कहाँ से वेजिटेबल लाते हैं? तो करते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स तो सबके घरों में होता है फ्रूट्स, मतलब नॉन वेजिटेरियन का मतलब ये नहीं कि वो वेजिटेरियन खाते ही नहीं है, फ्रूट्स खाते ही नहीं है, वेजिटेबल खाते ही नहीं है, लेकिन 1 या 2 आइटम उनका नॉन वेजिटेरियन जरूरी है, ऐसा अच्छा। वो। बाकी जो है भक्ति के टाइम पर हाँ। जब वो लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको पंडित सुनाते हैं कि 21 दिन के लिए आपको एक ही बेड पे नहीं सोना है, आपको वेजिटेरियन खाना खाना है, तो वो सुनाते। तो 21 दिन के लिए, दिवाली के टाइम पे 1 महीना पहले से वो लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं। अच्छा। तो वेजिटेरियन चीजें सब कुछ मिलती है, सब वेजिटेबल्स मिलती है यहाँ पर, फ्रूट्स भी ज्यादा करके सब मिल जाते हैं। बाकी अनाज जो है वो तो चावल दाल तो सब जगह मिलेगा ना, जी। ओके। सब प्रकार के। तो बाकी आजकल तो बहुत इंडियन शॉप्स हो गई है सब जगह पे, तो कोई चीज की कमी नहीं है, और जो चीज की कमी है हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि इतनी अबंडेंस है यहाँ पर, चीजें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ जो यहाँ पर पैदाश है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, पॉपुलेशन लेस है, तो हमको कोई चीज मिस नहीं होती। जैसे गंवार की फली नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास दूसरी फली मिलती है, जैसे वहां पर पालक होता है वो नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास दूसरे कितने प्रकार की सब्जियां, कितने हाँ प्रकार की भाजियां हैं पत्ते वाली, जी। हमको कुछ मिस। हाँ, कुछ प्रोडक्ट रीजनल होते हैं, जैसे हिमालय में कुछ भाजी मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती है, तो वो अलग अपना प्रादेशिक होता है। अच्छा, इस वक्त ट्रिनिडेड में टोटल कितने ब्राह्मण आत्माएं हैं, कितने बीके रेगुलर जिसको कहेंगे? अभी हमारे पास 300-400 ब्राह्मण आत्माएं हैं, बहुत अच्छा। 500 कह सकते हैं। अच्छा, 500 के आसपास है, ये तो बहुत हाँ, अच्छी बात है। ठीक है। बाकी मिलते नहीं है सब एक साथ में, हाँ। क्योंकि बड़ी दादियां आती है तब मिलते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये चाइना है कि वहाँ ज्यादा गैदरिंग नहीं हो सकता, ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, अभी कोविड में भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग कार लेकर के कहीं पे भी जाए ओके। खरीदारी के लिए, बंधन नहीं है। ओके, तो ट्रिनिडेड जो है उसमें दीदी क्राइम रेशियो कैसा है? अभी रिसेंटली क्राइम रेशियो ज्यादा है, यहाँ पे छोटी मोटी क्राइम बहुत कम होती है, बड़ी क्राइम ज्यादा होती है। ओके। गन पॉइंट रॉब होंगी, कार स्टीलिंग होंगी, अभी थोड़ा मर्डर ज्यादा हो गए, हाँ। लेकिन बाबा तो सब हम बच्चों को बचा देते हैं हर चीज के अंदर। जी जी जी, बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छा दीदी, आनंद आया। अभी जैसे आपने अंकल आंटी की बात की, अर्थात स्टीव नारायण जी की आपने बात की, उल्लेख किया, तो जो उनकी लौकिक बेटी है गायत्री बहन, ठीक है ना, हाँ, तो हाँ जी, वो भी हिंदी जानती है दीदी? नहीं जानते हैं, हाँ। थोड़ा बहुत तो शब्द जान लेते हैं।
अच्छा, आपके पास उधर में हिंदी जानने वाले टीचर कौन है? बहुत कम, हमको इंग्लिश में ही क्लास देना पड़ता है। इंग्लिश में ही देना पड़ता है, ठीक है। अभी हम इंडिया में आते तो हिंदी में बात करते, बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हिंदी नेचुरली में बात। नेचुरली नेचुरली हम्म। बराबर है, अच्छी बात बाकी है। इंडियन लोग यहाँ पर है या तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के रूप में आए हुए हैं या जी, बिजनेस, कुछ गुजराती बिजनेसमैन यहाँ पर है, हाँ बाकी हाँ, सिंधी है जो अच्छा, ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह है। हाँ हाँ, लेकिन अब तो और दीदी, अब तो हाँ, जो वीजा है इंडियंस के लिए तो वहाँ ऑन एंट्री ऑन अराइवल हो गया ना वीजा, अब तो ट्रिनिडेड में भारतीयों के लिए। ऑन अराइवल है, 3 महीना तक मिल सकता है, हाँ लेकिन हाँ, आपके पास प्रूफ होना चाहिए टिकट का, रिटर्न टिकट का, और ये भी होना चाहिए कि आपको कोई निमंत्रण दे। अच्छा, निमंत्रण के बिना नहीं, अच्छा, निमंत्रण देना, लेटर ऑफ निमंत्रण देना चाहिए तो ओके ओके, वीजा। ठीक है। तो वहां पर दीदी आपको कोई प्रोग्राम करने होते हैं तो हम लोग तो यहाँ जैसे प्रदर्शनी रख देते हैं किसी का, तो इस तरह से यहाँ इजी है, तो आप लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं? एग्जीबिशन रख सकते हैं, हम भी सेमिनार रख सकते हैं, पब्लिक इवेंट कर सकते हैं, अच्छा, सब कुछ कर, कुकिंग क्लास करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाँ कई हाँ लोगों को पसंद मालूम है, कई इंडियन नेम्स उनको नहीं मालूम मसाले वगैरह का, तो हाँ, खुश होते हैं जब हम उनको बताते हैं मसाले, जी, उनका नाम देते, इंग्लिश नाम देते, हिंदी नाम देते, तो हाँ फिर उनको अच्छा लगता है। जी। मैं कई आपके स्टूडेंट्स को मिला हूँ दीदी मधुबन में, तो मैंने देखा उनके नाम जो है वो इंडियंस ही होते हैं, भारतीय नाम ही होते हैं। हाँ, भारतीय नाम होते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग अलग होती है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फर्क है। हाँ 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 हाँ। बाकी मैंने देखा है कि ट्रिनिडेड टोबैगो वाले जो है उनके नाम भारतीयों के नाम से ही मिलते जुलते हैं, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। और वो लोग आहार भारतीयों को बहुत लाइक करते हैं, इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं वो लोग, ऐसा ये मैंने, लाइक करते हैं। हाँ ऐसा मैंने देखा है। अच्छा है मतलब डॉक्टर वो साहब। लाइक तो करते हैं, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि इंडियन भी उनको लाइक करे, क्योंकि क्या हुआ कि जब शुरू शुरू के अंदर वो भारत से निकले थे, जी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में निकले थे, हम्म, तो उस समय क्या था कि इंडियन एजेंट थे ना, वो उनको गलत सलत बातें करके बहुत पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो हाँ, हम्म, मिलेगा, ऐसा करके उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती है। तो हम्म, क्योंकि जबरदस्ती वो यहाँ पे आ गए, और हम्म, आने के बाद मालूम पड़ा कि इतनी मेहनत का काम है, फिर भी हम्म, वहां टिक गए। हम्म, फिर उसके बाद जब वो रिटर्न हुए 5 साल के बाद, उनकी फैमिली ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, जैसे आप जैसे लॉन्ग टाइम में बोलते थे, भारत से विदेश में चले गए तो देश निकाला, समाज हम्म, निकाला, तो हम्म, उतना रिस्पेक्ट उनको नहीं मिला, तो वो दुख होता है थोड़ा सा कि हम्म, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो उन्होंने जो वहां रहे हुए थे, यहाँ पर रहे हुए थे, उनको लेटर भेजा कि आप नहीं आओ, आप वहां ही बस जाओ, हम्म, क्योंकि उन्हों को 2 चॉइस, या तो रिटर्न हो जाओ, या नहीं तो रिटर्न होने का जो टिकट है वो जो भी है वो देंगे, और या तो जमीन लेकर के बस जाओ। तो हम्म, ज्यादा करके 50 to 80% लोग यहाँ पर जमीन लेकर के बस गए। ओके, तो यहाँ पे और भी नेचुरल रिसोर्सेस मिले, ट्रिनिडाड में पेट्रोल निकला, अभी गयाना में बहुत पेट्रोल निकला है। अच्छा, ओके। तो गयाना और आप ट्रिनिडेड में कितना अंतर पड़ता है? 45 मिनट्स प्लेन में। ओके, सिर्फ 45 मिनट्स, ओके। तो सारे जो आइलैंड है वो आपको ही संभालना होता होगा ना? हम लोगों को संभालना पड़ता है, जैसे इंडिया जैसा नहीं है यहाँ पर। इंडिया में जैसे एक जना कंट्रोल करता है, उससे बात पूछी जाती है, जी, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वैसा करो ऐसा करो। यहाँ पे फिर भी थोड़ा फ्रीडम देना पड़ता है, जी, जी, ओके, मतलब ये देखना पड़ता है कि वो गलत काम ना करे। हम्म, मतलब जैसे प्रिंसिपल है राज्यों के, जी, अपने बाबा के जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल के अंदर चले, उसको अगेंस्ट ना जाए, ये हमें देखना पड़ता है। बाकी जैसे भी सर्विस उनको करना है वो कर सकते। जी, बराबर। तो सूरीनाम में जो टीचर है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग टीचर है? वो डच, डच वहाँ की स्पीकिंग, लैंग्वेज डच है। ओके, There are 4 Dutch islands: Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, San Martin। ओके, यहाँ फ्रेंच आइलैंड है 5-6, फिर उसके बाद स्पेनिश आइलैंड है, और जी, इंग्लिश आइलैंड। ओके।
तो आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं और जो नॉन इंडियन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स होते हैं, वो फिर देवी देवताओं को बाद में मानने लगते हैं, लक्ष्मी नारायण के कॉन्सेप्ट को वो लोग अगर वो एक्सेप्ट करते? बनते हैं, सॉरी? अगर वो ब्राह्मण आत्माएं हैं तो बाबा हाँ। हमेशा कहते हैं कि जो अगर देवी देवता कुल का होगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। लेकिन अब देवी देवता कुल का नहीं होगा, क्रिश्चियन आत्मा होंगी तो वो मेडिटेशन पर करते हैं अच्छी तरह से, आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझते हैं, साइकिल का ज्ञान नहीं समझते हैं। तो और वो मालूम जाता है कि ये क्रिश्चियन आत्मा है। तो पब्लिक प्रोग्राम आते हैं, प्यार से बात करते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि कोई भी रिलीजन का आदमी यहाँ पे आएंगे तो वो बेटर मुस्लिम, बेटर क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो मतलब क्रिश्चियन आत्मा जैसे आती है वो ब्राह्मण ना बन सके, तो जब उनका धर्म आएगा तो उस धर्म के अंदर वो उनका स्टेटस आगे रहेगा, जो बाबा के कांटेक्ट में आए हैं। क्योंकि फिर भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो फिर भी वो समझ लेते। जी। तो ऐसी आत्माएं दीदी, ऐसी आत्माएं जो बाबा के कनेक्शन में आई लेकिन प्रैक्टिकल वो ब्राह्मण, पूरा ब्राह्मण नहीं बना, हाफ कास्ट बना, और जैसे आपने कहा आप समझ जाते हो क्रिश्चियन आत्मा है, क्रिश्चियन धर्म की है, तो ऐसी आत्माएं तन मन धन से सहयोगी बनती है। खासकर धन की बात कि उन्होंने देवी देवता को नहीं समझा, नहीं माना, लेकिन पीस उनको अच्छी लगती है, मेडिटेशन, तो वो शांति उनको अच्छी लगती है। थोड़ा फैसिलिटीज तो देते हैं हमको, सेवा के अंदर फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण आत्मा बन जाते हैं ना तो उनका सब मन जो है ना बाबा के कार्य में बहुत अच्छी तरह से लगता है। वो तो लगता है बिल्कुल, लेकिन वो आत्माएं लगाती है जो पूरा ब्राह्मण नहीं बनी, या सहयोग सहयोग देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक अगर है। हम चर्च यूज करेंगे तो वो सहयोग देते हैं, और उनके पास लॉट ऑफ चैरिटीज है, तो अगर हम चाहते तो हम लेते नहीं है ऐसा खास। जी 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 जी, कम से कम हमको उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाने को मिलता है, समझो। वही बात है, हम कोई क्रिश्चियन लोग, हम 1000 क्रिश्चियन लोग के साथ बात कर सकते हैं, हमको रिकॉग्निशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो भी ठीक है। बाकी कई ऐसी आत्माएं हैं जो ब्राह्मण आत्माएं तो ब्राह्मण बन जाएंगे, बन वो जाएंगे। बनती है। वो तो बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास एक दो मुस्लिम आत्माएं भी है, मुस्लिम बैकग्राउंड की आत्माएं, वो भी ब्राह्मण बनी हुई है। वी हैव क्रिश्चियन आल्सो, मोर देन दैट वी हैव अफ्रीकन brothers and sisters, they also become Brahmins. So Chinese भी become Brahmins. This is a cosmopolitan country, so हर बैकग्राउंड के कम से कम एक दो लोग तो जरूर बाबा के ज्ञान में आ चुके हैं। जी जी, ओके। तो ट्रिनिडाद में आपके पास क्लास सुबह शाम 2 टाइम चलती है कि 1 टाइम चलती है अभी? सुबह तो अभी तो सब जूम से ही चलती है क्लास। नहीं, रूटीन बात, जूम वो तो कोरोना केस अलग है, इसके अलावा रूटीन के अलावा सुबह क्लास चलती है नॉर्मल, फिर उसके बाद हम लोग 8 बजे से 12 बजे तक कॉल्स लेते हैं, और जिनको कोर्स करना होता है पर्सनली भी कोर्स देते हैं। फिर शाम के अंदर हम लोग 4 बजे खोलते हैं, उसके बाद 8 बजे बंद करते हैं। तो उसमें हम लोग कोर्स देते हैं जो भी आना चाहते हैं, यानी तो हम एक फिक्स डेट बना देते हैं कि 1 हफ्ते में 3 बार हम कोर्स कराएंगे। तो फिर उसके लिए एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक पे। तो लोग आते हैं, 25-30 लोग आ जाते हैं। हाँ, अच्छा दीदी, जैसे आपने कहा बड़े क्राइम होते हैं, तो कभी ऐसी घटना ट्रिनिडाद में घटी आपके साथ कि कोई क्रिमिनल मेंटालिटी वाली व्यक्ति क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर पे आया हो और कुछ परिवर्तन हो गया, ऐसा कोई घटना घटी कभी? तो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हम जो भी आत्माएं आती है उसको बाबा ने जैसे कहा है कि उसको आत्मा रूप का से देखना चाहिए। क्योंकि हम मधुबन में जब थे एक बार, बाबा ने सिर्फ फॉरेनर से बात की थी। 45 लोग थे हम लोग, 45-50 लोग थे, ओम शांति भवन की ओनली स्टेज के ऊपर थे, और बाबा ने सबको भगा दिया था। बाबा ने कहा सब, माइक भी नहीं चलाने वाला चाहिए यहाँ पे, कुछ भी नहीं चाहिए। 45 लोगों को बात किया था। सर एक बात ये किया था कि जहाँ क्राइम होते उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आप मैं बोलूंगी ना तो आपको आश्चर्य होगा, हम उतना तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम करते हैं उसमें से। बाबा ने कहा कि अगर आप सो रहे हैं और कोई आपके घर में घुस जाता है, बाबा के घर में घुस जाता है,
तो आप और सो जाओ, ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप सो गए हैं बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अंदर ही अंदर बाबा की याद करके उसको आत्मा समझ के कि उसको शांति का दान दो। ओके। और फिर उससे जो आत्मा होगा थोड़ा बहुत चीज लेके जाना वो लेके जाएगा, बाकी जो है सब छोड़ देगा। उसको ये लगेगा कि ये तो आत्मा को परवाह ही नहीं है किसी चीज की। तो बाबा ने ये ट्रेनिंग भी पूरा दिया हुआ है आप सबको। मतलब हमको दिया है, तो इसलिए अब देखो हमारे पास जितने फ्रूट्स हैं, इतने झाड़ है फ्रूट्स के, लोग आते हैं, लेते हैं, खाते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। मैं तो बाहर जाती ही नहीं हूँ। जी जी जी। कभी बाहर जाती हूँ, देखती हूँ कोई फ्रूट लेते हैं तो मैंने कहा कि अभी हमको भी थोड़े दे दो। बाकी बाहर, बाकी अंदर घर के अंदर अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया। ओके। क्योंकि हम बाहर के लिए फ्रीडम दिया हुआ है, तो अंदर नहीं आया अभी तक तो। जी और जी आना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। जी। दीदी अभी सेंटर पर आपके साथ कितनी बहनें रहती है? अभी तो हमारे पास 3 बहनें हैं सर। और सारी ट्रिनिडेड से है कि और कहीं से है? नहीं, ट्रिनिडाद से ही। ट्रिनिडेड से। अच्छा, आखिरी एक बात, आपके जानकारी में, रेफरेंस में, जो हिंदी में अपने अनुभव सुना सके, विदेश की बहनें कोई है जो सुना सके? हमने रजनी बहन का तो कर लिया है, तो न्यूजीलैंड, जापान वो सब हो चुका है। आप किसी का रेफरेंस दे सके विदेशी बहनों का अनुभव, तो ऐसा कोई नाम है आपके पास बुद्धि में? तो बहुत होंगे, लेकिन ये डालस की एक बहन है ना, हाँ रंजन बहन, वो भी है। फिर ये कैलिफोर्निया के अंदर हंसा बहन है। हाँ। फिर वो दूसरी है एक सैक्रामेंटो बहन, वाले, सैक्रामेंटो वाले ना? सैक्रामेंटो वाले, एक वो दूसरी वाली भी जो है, जी। उनका क्या, कुसुम बहन, कुसुम बहन है। एक ये जो उसको पकड़ सकते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप हंसा रावल को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात आप मुझे नंबर व्हाट्सएप से दीदी भेज देना, मैं बात कर लूंगा। है। मेरे पास व्हाट्सएप होगा तो मैं भेज दूंगी, लेकिन हाँ उसको पकड़ना है क्योंकि यज्ञ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। वो हाँ मिलिट्री में करते थे वहां पर, और कैंसर स्पेशलिस्ट है वो। हाँ। वो कहाँ से है? कैलिफोर्निया नहीं ना वो तो? वो टेक्सास में है, रहते हैं टेक्सास। टेक्सास। ठीक है, मुझे आप नंबर भेज देना, मैं आज बात कर बहुत लूँ। बड़ा बनाया, जैसे मधुबन जैसा बनाते वैसा सेंटर बनाया, और अच्छा गुजराती से। अच्छा, ठीक। हाँ, बड़ौदा के ही है। हंसाबेन रावल बड़ौदा के थे, बड़ौदा के। हंसा रावल अफ्रीका में पैदा के हुए। है और जयंत भाई के साथ ही पढ़ते थे। अच्छा। कौन रावल? हंसा रावल, हंसाबेन रावल डॉक्टर। डॉक्टर हंसाबेन रावल जो पैथोलॉजिस्ट हुए थे, एमडी पैथोलॉजिस्ट थे। लेकिन वो तो अहमदाबाद में अफ्रीका की है ना? नहीं, अफ्रीका की नहीं। पढ़ाई हमारे साथ ही थी, बड़ौदा में ही है उनका परिवार। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में ही स्टडी, हम एक क्लास के थे, एक ही उसको क्लास के थे। पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, वो हमेशा हर चीज किसी को नहीं देती है, लेकिन अच्छा है उसका भी अनुभव सुनने से। कोई बात नहीं, आप नंबर भेज देना, हम और डॉक्टर साहब मिल करके बात करेंगे, और बाबा चाहेगा तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। आएंगे, जरूर आएंगे वो। हाँ और वो अथॉरिटी से अच्छी बात करती है, बहुत अच्छी है वो। हाँ। उसका जो आप टीचर है बहुत अच्छा होता है। जी, आप क्लास के बाद तुरंत मैं नंबर भेज भेज दूंगी। देना, बात करेंगे, ठीक है? और- अच्छा डॉक्टर हो साहब, गई क्लास, कहना हो है? गई अभी तक क्लास तो खत्म हो गई ना। हेमलता बेन, आपने हाँ। मेडिकल स्टडी किया, फिर मेडिकल प्रैक्टिस कौन सी की, किस प्रकार की या नहीं की? मैं जनरल प्रैक्टिशनर तक ही पहुंची, जनरल प्रैक्टिशनर तक पहुंची। और जब मैं बाहर फॉरेन सर्विस में आई थी तो दादी ने मुझे कहा कि तुम अपना सर्टिफिकेट लेके जाओ, सब कुछ लेके जाओ, जॉब भी करो और सेंटर भी संभालो। लेकिन ऐसा हुआ कि जहाँ गए वहाँ अंकल आंटी थे, वो लोग सब संभालते थे, तो हमको सेंटर संभालने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। वेरी गुड, अच्छा, तो फ्री, तुरंत फ्री हो गए। तो तुरंत फ्री हो गए, हमको मतलब पैसे के लिए हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले आगरा में आप थे क्या? आगरा नहीं, में महेंद्र भाई का जो आप जिक्र करते हैं, तो महेंद्र भाई नहीं, महेंद्र भाई हैदराबाद के, हैदराबाद, हैदराबाद। कुलदीप बहन के कुलदीप फादर। बहन के फादर, डॉक्टर साहब वो कुलदीप महेंद्र भाई। महेंद्र भाई। हाँ हाँ,
वो बाबा वो आगरा प्रीतम वाले बहन। को तो किंग महेंद्र बोलते हैं। प्रीतम बहन और महेंद्र भाई। हाँ बहन और सिंह भाई वो पंजाबी थे, वो सिख थे, हाँ। वो टर्बन आते थे, कुलदीप बहन के फादर। जी जी। हाँ वो बराबर है, वो भी महेंद्र भाई से बराबर। हम वो महेंद्र भाई के पास गए थे, जैसे आगरा में तो ग्रुप्स लेके जाते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं रहे हम। अभी आप इंडिया में आओ तो बड़ौदा में जरूर आओ, हेमलता में। अरे हम आए थे पिछले साल, राजबहन के पास आए थे। अच्छा। वो क्या है कि मुझे वो बहन ने बुलाया था, भरूच वाली बहन ने। अच्छा। तो उसके पास कार में जगह थी, तो हम वहां जाके आए, तो वो कार में हम कुछ और दूसरे जगह पे जाके आए। मतलब हम यहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ। राजबहन के पास गए थे। अच्छा अच्छा। ठीक है दीदी, अभी देखो आना होगा तो आपके पास फोन नंबर है, जरूर कांटेक्ट करना, हम आपको लेने आएंगे। जरूर आना है आपको, हमारा बुलावा है। ठीक है। वहाँ पर वो डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर निरंजना बेन। हाँ जी। निरंजना बेन भी है। हाँ, वो निरंजना बहन और हमने एक ही टाइम में मधुबन में ट्रेनिंग ली थी, कॉलेज स्टूडेंट बोल के। अच्छा।